Hello everyone, welcome to Nyaya Shiksha Trust. This is our first lesson for subject Economics Grade 11. I request our resource person, Mr. Atul, to start the session. Okay, so hello everyone. Hi, I am Atul, your economics educator. और आज हम economics जो grade 11 की economics का syllabus है पहले उसे discuss करेंगे and after that we will cover the first chapter for the very sure. So I think we should start. So let's start the content one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल चूंकि हम अपना सिलेबस चालू कर रहे हैं तो सिलेबस का एक ओवरव्यू इज वेरी नेसेसरी सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फॉर दैट पर्पस या ओके सो या so you can see the syllabus of economics on your screen which is for grade 11 the latest syllabus for 2026-27 right क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम देखते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एज यू कैन सी फर्स्ट पार्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में हम मैथ्स कैलकुलेशंस वगैरह चीजें देखेंगे न्यूमेरिकल्स होंगे और डेटा नंबर्स से रिलेटेड जितने भी मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं बेसिक नॉट टू एडवांस वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे राइट एट द सेम टाइम आप देखो पार्ट बी जो है हमारा दैट इज योर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं सो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट एडवांस कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें हम कवर करेंगे अंडर आवर लेक्चर्स ठीक है आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो इंट्रोडक्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है 4 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में आज हम सिर्फ ये पार्ट कवर करेंगे राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम चीजों को स्टार्ट कर देते हैं जस्ट अ सेकंड गिव मी अ टाइम लगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स हम बाद में कवर करेंगे पहले इसका एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर इन दिस मैनर विल कवर द थिंग्स राइट तो पहला हमारा जो चैप्टर है विच इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन सिलेबस पे थोड़ा सा वापस आए तो हमें यहाँ पूरा कंटेंट दिख जाता है कि हमें किस चैप्टर में कितना कंटेंट कवर करना है राइट लेट मी ब्रिंग द पेन वंस अगेन हाँ ठीक है तो आप यहाँ देखो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 4 यहाँ इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि शुरू के 3 यूनिट्स इन्होंने हमारे जो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर है उनको डिजाइन कर दिया राइट सो यूनिट 4 इज योर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे यू कैन सी वेरी वेल मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग टॉपिक होता है जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे लेकिन उसके साथ कंपैरिजन हम अभी ये ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो राइट देन वी हैव पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये भी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी क्या होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और भी जितने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एंड जितने कॉन्सेप्ट्स हम सारे कवर करेंगे इसमें राइट सो या अब हमें चीजों को चालू कर देना चाहिए सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं विथ अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम अपने रियल लाइफ में हमेशा देखते हैं सो सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग हमेशा पैसे कमाते हैं राइट पैसे कमाते हैं उसे खर्च करते हैं इन ऑर्डर टू बाय द थिंग्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट enjoy many a things राइट तो हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कुछ हम देखते हैं पैसे होते हैं चलिए पैसे की ही बात करते हैं हम आगे इसको और एक्सपैंड करेंगे फॉर द वेरी श्योर राइट मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं राइट अब पैसे से इंसान बहुत सारी चीजें खरीद सकता है बहुत सारी सर्विसेज ले सकता है राइट लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज को ले सको जो भी आप चाहो नॉट एट ऑल राइट
आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है और उसी से आपको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वांट है उसको कवर करना पड़ता है, राइट। सो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, उससे आप सारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं ले सकते, सिर्फ कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्वायर कर सकते हो, राइट। तो सिर्फ मनी ही नहीं, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि लेबर एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आपके पास लेबर होगा तभी तो आप अपना काम करके पैसे कमा पाओगे, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि आपको कुछ करवा के देती है, जो कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज हम देखते हैं ला करके देती है, इन्हें हम कलेक्टिवली कह देते हैं रिसोर्सेस, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मेरी लैंग्वेज से समझ जाइए, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेस। लेकिन पैसों की तरह, पैसा भी एक रिसोर्स है, एट द सेम टाइम पैसों की तरह जितने भी रिसोर्सेज हैं इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर लिमिटेड, कोई भी अनलिमिटेड नहीं, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी एज ह्यूमंस, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, राइट। हमें ये गुड भी चाहिए, हमें वो सर्विसेज भी चाहिए, राइट। इसका मतलब हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, मैं वांट्स बोल रहा हूँ, वांट्स मतलब चाहत, किसी चीज की चाहत होना, जरूरतें नहीं, चाहत होना, राइट। किसी चीज की चाहत होना। तो हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, थोड़े से ही पैसे हैं, लेकिन उन पैसों में ही आप बहुत सारी चीजें एक्वायर करना चाहते हो जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस केस में आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ये देखिए 500 डिलेमा। इसमें देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके पास कुछ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम। अगर आपके पास कुछ ऐसे 500 रुपए में पॉकेट मनी, राइट, तो 500 रुपीज आपके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, लिमिटेड, राइट। अनलिमिटेड पैसे तो है नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट है 500 रुपीज, राइट। अब इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइट। आप मूवी देख सकते हो, आप रेफरेंस बुक्स खरीद सकते हो, कोई ट्रेंडी क्लोथ्स खरीद लिए, या कुछ और भी, कुछ और चीजों पे भी आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन सारी चीजों पर एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने जो 500 रुपए लिए उससे आपने मूवी भी देख ली, आपने बुक्स भी खरीद ली, आपने क्लोथ्स भी खरीद लिए, सारी चीजें नहीं हो सकती, राइट। कुछ ही चीजें हो सकती है। इसका मतलब आपको जो जो चीजें आप खरीदना चाहते हो, या जो जो भी चीजें आप एक्वायर करना चाहते हो, जो भी आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हो उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो सारी की सारी वांट्स आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते। आपको कुछ वांट्स को चुनना पड़ेगा जिसे आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, राइट। सेटिस्फाइंग ऑल द वांट्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, या सिंपल भाषा में अगर पैसे का भी उदाहरण ले तो हमारे पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, राइट। सो दैट इज द थिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इंसान की जो चाहत है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन चाहतों को पूरा करने का जो जरिया है, जो रिसोर्स है, वो लिमिटेड। तो आप सारी की सारी चाहतें पूरी नहीं कर सकते, राइट। तो आपको कुछ कुछ चाहतों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट, और कुछ कुछ चाहतों को चुन के निकालना पड़ता है जिसे आप पूरा करोगे उस लिमिटेड रिसोर्सेस से, राइट। आई होप आप समझ गए ये वाला, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, और इस वजह से कुछ कुछ वांट्स को ही आप सेटिस्फाई कर पाते हैं, राइट। चलिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम। हाँ, तो जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ना उसके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमने पैसे का एग्जांपल लिया, पैसे से आप मूवी भी देख सकते हो, बुक्स भी खरीद सकते हो, मूवी देखने में भी यूज कर सकते हो पैसों को, और रेफरेंस बुक खरीदने में भी यूज कर सकते हो पैसों को। तो दो अलग अलग यूज हो गए, या इससे और भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट। ठीक है। अब कोई लेबर है, तो लेबर से आप खेती मजदूरी भी करा दो और उसे इंडस्ट्री में भी बैठा दो, राइट। ऑल्टरनेटिव यूजेस है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है इकोनॉमी में, राइट। तो आई होप आपको ये सारे डिलेमास जो हैं वो आपको कवर हो गए हैं, ये सारी चीजें आप समझ गए, राइट। चलिए, तो मैं एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ चीजें यहाँ डॉक्स पे भी बता देता हूँ,
ताकि वो ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे हमेशा, राइट। जस्ट सेकेंड, देखिए, तो हमने एक चीज देखी थी कि रिसोर्सेज, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। अगर आपको ये, तो आप आगे एडवांस चीजें अच्छे से समझ पाओगे, ये नहीं आता है तो दिक्कत है, राइट। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन जो हमारी ह्यूमन वांट है, ह्यूमन चाहता है, दैट इज अनलिमिटेड। हमें बहुत सारी चीजें चाहिए लिमिटेड रिसोर्सेज में, राइट। लेकिन चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम सारी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट। नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, फॉर श्योर। जस्ट अ सेकंड, हाँ, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। हमें कुछ कुछ वांट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ कुछ को न्यौछावर करना पड़ता है कि हम ये वाली वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अभी रहने देंगे, राइट। सो वी हैव टू मेक चॉइस on the, you know, we have to make choice on the wants, right। अब 500 रुपए अगर आपके पास है, तो या तो आप उससे मूवी देख लो, या तो आप उससे बुक खरीद लो, या आप उससे कपड़े खरीद लो, राइट। सारी चीजें आप नहीं खरीद सकते, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है उन पैसों का, राइट। वही ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहे। अब रिसोर्सेज का हमने देखा ऑल्टरनेटिव यूज होता है, राइट। आप पैसे को मूवी देखने में भी लगा दो, या उसे छोड़ करके क्लोथ्स खरीदने में भी लगा दो, राइट। सो एक ही रिसोर्स के अलग अलग यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना। अब ये जो ये जो इशू है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, इस इशू को हम एक टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि रिसोर्स लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। रिसोर्स लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है, प्रॉब्लम आ जा रही है, राइट। पैसे थोड़े से हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, प्रॉब्लम आ जा रही है। इसी प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, राइट। और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, राइट, लेट मी ऐड दैट वर्ड। जब हम इसे साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो इसी साइंटिफिक स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है, सिर्फ पैसा ही एक रिसोर्स नहीं है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंसान की जो चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है, राइट। अब सारी चाहतों को आप पूरा नहीं कर सकते लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो आपको चॉइस बनानी पड़ती है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि एक्चुअली आप उस रिसोर्स को लगाओगे कहाँ पर, राइट। चलिए, और रिसोर्सेज के साथ साथ ऑल्टरनेटिव यूजर्स भी होते हैं। अब चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और इसकी साइंटिफिक स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। चलिए, तो इकोनॉमिक्स क्या है आप समझ गए, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए, तो हम वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे, आगे के कॉन्सेप्ट्स पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, राइट। चलिए, what is economics? देखिए, economics is the scientific study of choices made by human agents to optimize resources utility, right। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, दैट इज अबाउट द बेस्ट यूज। बेस्ट यूज इन द सेंस, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। अब आपके पास अगर 500 रुपीज हैं, और आप कुछ कुछ वांट सेटिस्फाई करना चाहते हो, जैसे कि मूवी वॉच करना, या बुक परचेज करना, राइट, या और भी बहुत सारे आपके वांट्स हो सकते हैं, राइट। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब इसमें जब आप डिसीजन लोगे ना, तो इकोनॉमिक्स में हम ये मान कर चलते हैं कि जब आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, अपनी वांट्स, कौन सी वांट्स को सैक्रिफाइस करना है और कौन सी वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ सेटिस्फाई करना है, जब आप ये डिसीजन ले रहे हो,
तो ये जो है ये आपका बेस्ट डिसीजन है। बेस्ट डिसीजन इन द सेंस ये जो आपने डिसीजन लिया है ये बिल्कुल सही है, और इस डिसीजन से आपका जो रिसोर्स है उसका बेस्ट यूज हो रहा है। ठीक है, जो रिसोर्स का सबसे बेस्ट यूज किया जा सकता है वो आपके इस डिसीजन के थ्रू किया जा सकता है, राइट। चलिए, और कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा जो इस रिसोर्स का बेस्ट यूज करके दिखाए, राइट। हम इकोनॉमिक्स में ऐसा मानकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं फिर। ठीक है, तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस का कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, मेड बाय ह्यूमन एजेंट्स। ह्यूमन, ऑफ कोर्स ह्यूमन ही सारी चीजें कर रहे हैं इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, टू ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब यूज रिसोर्सेज यूटिलिटी, ठीक है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलिटी का मतलब हो गया रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इसका मतलब, जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब हो गया बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। चलिए, हाँ, अब आते हैं इकोनॉमी क्या होती है उस पर, राइट। चलिए, इकोनॉमिक्स का मतलब आपने समझ लिया। इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जहां पर लोग लीगली, लीगली कानूनी तौर पर, कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई भी कानूनी काम करके अपनी जीवनी कमा रहे हैं, अपनी अर्निंग कमा रहे हैं, राइट, बाय मीन्स ऑफ विच पीपल अर्न देयर लिविंग, राइट। तो चलिए आपको वापस यहाँ पर डेफिनेशन सॉर्ट आउट करवा देते हैं। जस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी एक ऐसा स्पेस है, राइट, या एक ऐसा एरिया है जिसमें पीपल वर्क लीगली, राइट, कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, राइट, उसे हम इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी स्पेस या एरिया जिसमें लोग लीगली काम करते हैं टू अर्न देयर लिविंग, अपनी जीवनी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या कुछ भी ऐसा कमाने के लिए जिससे उनकी लाइफ के जितने भी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई कर सके, राइट, अपने लाइफ को कंटिन्यू कर सके आगे, राइट। चलिए, अब आपने ये टर्म सुन रखा होगा, इंडियन इकोनॉमी, राइट, या फिर यूएस इकोनॉमी, राइट। चलिए, इसका मतलब होता क्या है, आप इसे कॉन्सेप्ट से ही जोड़ देंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया, जस्ट सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया इंडिया के अंदर जो स्पेस क्रिएट किया जा रहा है जिसमें लोग लीगली काम करके पैसे कमा रहे हैं। यूएस इकोनॉमी का मतलब यूएस जो देश है उसके अंदर जो स्पेस क्रिएट किया जा रहा है जिसके अंदर लोग लीगली वर्क करके अपने आमदनी कमा रहे हैं, राइट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए, ठीक है, तो हम वापस आते हैं। जस्ट अ सेकंड, हाँ, इकोनॉमी हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है मैं आपको अब ये समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखिए, इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी का मतलब आप समझ गए, एक ऐसा स्पेस जहां पर लोग लीगल तरीके से काम करते हैं और अपनी अर्निंग अर्न करते हैं, राइट, अपने जीवन को चलाने। नाउ, एक इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होता है, राइट। एक इकोनॉमी के अंदर एज यू नो बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस किन लोगों का होता है, लेट मी टेल यू। देखिए, 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 जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग हैं जो अपने घर में रह करके चीजों को कंज्यूम करते हैं। सीधा सा एग्जांपल लेते हैं,
आप अपने घर में रहते हो, आप दुकान से जाकर सामान खरीदते हो और उसे कंज्यूम करते हो, राइट। तो जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके एरिया को, वो जिस एरिया पे वर्क ऑन करते हैं, मतलब वो इकोनॉमी के जिस हिस्से को जिस हिस्से पे वो रेफर करते हैं, जिस हिस्से पर उनको रेफर किया जाता है, उसे कहते हैं हाउस होल्ड। ठीक है। इकोनॉमी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट, जहां पर अलग अलग तरह के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसे कमा रहे हो या दूसरों को पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, या अर्निंग का कोई भी मीन्स प्रोवाइड कर रहे हो, सिर्फ पैसे नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिससे उनका जीवन चल जाए, राइट। सो हाउस होल्ड एक ऐसा हो एक ऐसा पार्ट होता है इकोनॉमी का जहां पर कंज्यूमर्स होते हैं, जो लोग प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स मतलब जो भी सामान बनाते हैं उनसे सामान खरीद के कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो हाउस होल्ड एक पहला पार्ट हो गया आपकी इकोनॉमी का। दूसरा हो जाता है आपका फर्म्स। फर्म्स मतलब कि जो प्रोड्यूस करते हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आई होप आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का फर्क मालूम है। गुड्स मतलब जिस चीज को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो वाला सामान। और सर्विसेज मतलब जिन सामानों को आप देख या छू नहीं सकते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, उसको आप देख या छू नहीं सकते, राइट। सो दैट इज द थिंग। चलिए, तो हाउस होल्ड हो गए, फर्म्स हो गए, राइट। तीसरा इंटरफेरेंस जो इकोनॉमी में आता है और इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है, दैट इज गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट एक्चुअली इंटरफेयर कैसे करती है? देखिए, आपने कुछ सामान खरीदा बाजार से या किसी फॉर्म से, राइट, और एज अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड आपने उसे कंज्यूम कर लिया। ठीक है। अब जब आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो इस प्रोसेस में आपको कुछ टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप कंज्यूमर हो और अगर आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो, तो आप जो प्राइस देते हो उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसमें जीएसटी भी लग जाता है, राइट। और जब आप प्राइस पे करते हो, तो जिस फॉर्म को आप प्राइस पे कर रहे हो उसकी जो कमाई होती है, उस फॉर्म को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, राइट। अगर उनकी कमाई एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो उनको भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। और ये जीएसटी और इनकम टैक्स इन पर जो इम्पोज करता है वो गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, राइट। राइट। तो टैक्स इम्पोज करने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम करती है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक देश की इकोनॉमी चलाने में बहुत मेजर रोल रहता है बहुत सारे देशों में, राइट। लेकिन मेन काम हम देखते हैं टैक्स इम्पोज करना होता है, राइट। अगर हम एज अ ग्लोबल लेवल पे एक मेजर फीचर खोजे गवर्नमेंट का इकोनॉमी में इंटरफेयर करने के लिए, सो दैट इज टैक्स इम्पोजिशन, राइट। चलिए, तो हाउस होल्ड हो गए, फर्म हो गए, गवर्नमेंट हो गए, ये तीनों कैसे इंटरफेयर करते हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। एक और इंटरफेयर करने वाला पार्ट है हमारी इकोनॉमी के अंदर, एंड दैट इज फॉरेन सेक्टर। ठीक है। फॉरेन दे जिस देश में इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है उसके बाहर वाला देश, उसके फॉरेन वाला देश, राइट। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया से बाहर जितने देश है वो सारे देश, राइट। इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आप कह सकते हो। ठीक है। चलिए, अब फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होता क्या है, देखिए, जब आपकी इकोनॉमी ऑपरेट करती है ना, यानी कि जब आपके देश के अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, पैसे यहाँ वहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए आप बाहर के देशों से भी बहुत सारे सामान अपने देश में लेकर के आते हो, और अपने देश से भी बहुत सारे सामान बाहर लेकर के जाते हो, राइट, बाहर बेचते हो उसे। ठीक है। अब जब आप बाहर से सामान अपने देश में मंगाते हो तो हम उसे इम्पोर्ट कहते हैं, और जब अपने देश से दूसरे देश भेजते हो तो हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं फॉरेन सेक्टर, या जिस कंट्री में इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है उसके बाहर के देश भी इंटरफेयर करते हैं, राइट। हम जब उनको बेचते हैं तो भी इंटरफेरेंस होता है, वो यहाँ बेचते हैं तो भी इंटरफेरेंस होता है, राइट। अब जस्ट सेकंड, देखिए, अब जो सिंपल इकोनॉमी है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें होता क्या है, इसमें हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं इकोनॉमी में, राइट।
सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर सिर्फ टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी रहते हैं, या फिर टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी हम इन्हें कह देते हैं, राइट। टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बस ऑपरेट करते हैं, या हम कह सकते हैं इंटरफेयर करते हैं। और ये जो दो सेक्टर्स होते हैं या जो दो पार्ट्स होते हैं, वो हाउस होल्ड होता है और साथ ही साथ आपके फर्म्स होते हैं, राइट। तो सिंपल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जहां पर लोग लीगली काम करके पैसे कमाते हैं या कोई भी ऐसी चीज कमाते हैं जिससे उनका उनके उनका जीवन चल जाए, राइट। और इसमें गवर्नमेंट नहीं होता है और फॉरेन इंटरफेरेंस भी नहीं होता है, सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर ही हो रही होती हैं और हाउस होल्ड और फॉर्म्स ही इसको ऑपरेट कर रहे होते हैं और कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता, राइट। यानी कि हाउस होल्ड जो कंज्यूमर की तरह जो परचेस करने का काम है वो कर रहे हैं, और फर्म्स जो है सामान बेचने का काम कर रहे हैं, राइट। बाकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, राइट। चलिए अब आते हैं आपके आगे के कंटेंट पे। देखिए, हाँ, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये आप देख पा रहे होगे, राइट। दीज आर थ्री मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको पता है एक ऐसी एक्टिविटी जिससे या तो लोग पैसे कमा रहे हैं अपनी अर्न करने के लिए, या पैसे दे रहे हैं दूसरों की अर्निंग को सप्लीमेंट करने के लिए, राइट। किसी ने आपको कुछ आपने किसी से सामान खरीदा था, आपको पैसे दे दिए, तो उसकी अर्निंग हो गई, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं लेकिन हम उसे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं फॉर मेजर लुकआउट: प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, है ना। ये आपके कुछ हम देखते हैं मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, आप कोई सामान बना रहे हो और उसे मार्केट में बेच रहे हो। कंजम्पशन का मतलब हुआ आप जो भी सामान प्रोड्यूसर ने बनाया है आप उसे खरीद के कंज्यूम कर रहे हो, राइट। ताकि आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाए। आप कंज्यूम क्यों करते हो? ताकि आपकी कोई वांट सेटिस्फाई हो। ऐसे तो आप खरीदते नहीं हो, राइट। हम इकोनॉमिक्स में ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप जैसे ही जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका बेस्ट डिसीजन है और आप रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहे हो, राइट। फिर है एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर आप जो एक्सचेंज कर रहे हो, राइट। आप पैसे देकर के गुड्स खरीद रहे हो या गुड्स के लिए गुड्स दे रहे हो, राइट। या कोई भी ऐसी चीजें एक्सचेंज कर रहे हो जिससे वांट सेटिस्फाई हो जाए, राइट। चलिए, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको। देखिए, स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बस ये स्केर्सिटी शब्द यूज नहीं हुआ था, राइट। चलिए, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, जस्ट सेकेंड। देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड थी और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड थे, राइट। तो ऐसी कोई भी कंडीशन कभी अगर आ जाती है जिसमें आपको जो चीज चाहिए, आपको जो भी चीज चाहिए उसकी डिमांड ज्यादा है, जस्ट सेकेंड, उसकी डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्केर्सिटी। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स या कोई भी चीज जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों को चाहिए वो चीज, लेकिन सप्लाई कम है। सप्लाई इन द सेंस कि मार्केट में वो चीज उतनी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को हम कह देते हैं स्केर्सिटी, राइट। ठीक है। आपको कुछ, जैसे आप देख रहे होंगे दिल्ली में अभी पानी की बड़ी किल्लत चल रही है, राइट। पानी चाहिए लोगों को, डिमांड बहुत है, राइट, लेकिन सप्लाई उतना हो नहीं पा रहा। तो इसीलिए हम देखते हैं वाटर स्केर्सिटी। आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, आजकल भी न्यूज हेडलाइंस में आप बहुत देख रहे होंगे, राइट। ठीक है। अब हमें ये चीज तो मालूम है कि रिसोर्सेस जो हैं वो तो लिमिटेड है, राइट। लेकिन रिसोर्सेस से आप जो वांट सेटिस्फाई करते हो वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, अब देखिए, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, और वांट्स जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। इसका मतलब
आपको जितने रिसोर्सेस चाहिए उतने रिसोर्सेस आपके पास है नहीं सारी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कह देते हैं स्केर्सिटी। ऑफ कोर्स स्केर्सिटी तो बोलेंगे ही, है ना, बिकॉज आपको जितने रिसोर्सेस चाहिए आपकी आपकी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो तो आपके पास अवेलेबल है नहीं फॉर द वेरी श्योर, राइट। तो स्केर्सिटी तो हम बोलेंगे। अब स्केर्सिटी किस चीज की है? रिसोर्सेज की है, तो इसको हम कह देते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं। हम्म, चलिए स्केर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखिए ह्यूमन वांट लिमिटेड रिसोर्सेज, इन सब के एग्जांपल्स और इन सब का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अच्छे से डाल रखा है और मैंने समझा भी दिया आपको, राइट। चलिए चॉइस का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, कि जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है फॉर दी वेरी श्योर और आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको एक चॉइस डिसीजन लेना पड़ता है आपको कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको आप इन्वेस्ट किस चीज में करोगे, राइट। क्योंकि सारे के सारे वांट्स तो आप फुलफिल कर नहीं सकते, फॉर द वेरी श्योर वांट्स तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको एक चॉइस लगानी पड़ती है, आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है और कुछ चीजें चुननी पड़ती है जिन वांट्स को आप सेटिस्फाई करना चाहते हो। कुछ वांट्स आपको चुनने पड़ते हैं, राइट, सारे वांट्स आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, ठीक है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ। आप सबसे पहले इस वर्ड को देखो, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, राइट। और कॉस्ट, कॉस्ट मतलब किसी चीज को आप सैक्रिफाइस करते हो तो कहते हैं ना दिस विल कॉस्ट यू दिस, है ना। कॉस्ट मतलब आपको कितना भारी पड़ा, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को ठुकराने में आपको कितने का नुकसान हुआ या कितना आपको भारी पड़ा, राइट। चलो कोई नहीं, समझाता हूँ मैं, ठीक है, समझाता हूँ। चलिए लेट अस सपोज आपको आपके पास पैसे का ही एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। आपके पास मान लो 1000 रुपीज है, ठीक है। 1000 रुपीज है। अब इन 1000 रुपीज के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। या तो आप इसको आप इससे बुक परचेज कर लो, या फिर आप इससे क्या कह सकते हैं, बुक से जुड़ा हुआ कुछ भी, बुक के बिल्कुल क्लोज अगर कुछ हो तो लेट्स टेक इट कि आपको जो है कुछ, मान लो आपको क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी है 1 महीने की, राइट, दिस सीम्स मोर क्लोज, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, जस्ट सेकेंड, लेट मी हैव अ लुक एट इट। जस्ट सेकेंड, देयर इज एन इशू। हाँ, तो मैंने कहा था आपके पास 1000 INR है, राइट। अब इससे दो चीजें हैं, या तो आप नो बुक परचेज कर लो, या तो आप जो है ट्रेनिंग ले लो, राइट। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, बट अभी आप बेसिक ये समझो, ठीक है। अब मान लो आपने डिसीजन ले लिया कि आपको जो है बुक ही परचेज करनी है, राइट, आपको क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं लेनी। तो आपने डिसीजन ले लिया कि यू हैव टू परचेज अ बुक, ठीक है, आपको बुक खरीदनी है। और आपने सैक्रिफाइस किस चीज को कर दिया? आपने सैक्रिफाइस कर दिया क्रिकेट की ट्रेनिंग को, ठीक है। हाँ, और भी कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं, बुक्स ले लिया, क्रिकेट की ट्रेनिंग ले ली, राइट। या मान लो आपको बॉक्सिंग सीखनी हुई है, राइट, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, तो ये ले लिया आपने, ठीक है। आपने क्रिकेट की ट्रेनिंग को सैक्रिफाइस कर दिया और साथ ही साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग को भी, या चलिए दो ही लेते हैं, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू, दो ही लेते हैं, राइट। चलिए, तो आपने जो ये देखिए, इकोनॉमिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि जो आपने डिसीजन लिया है दैट इज द बेस्ट डिसीजन, राइट।
यानी कि आपने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट है, उसी से रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। यानी कि बुक आप परचेस कर रहे हो, बुक परचेस करना 1000 INR का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, राइट। तो जो क्रिकेट ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिकेट ट्रेनिंग का हमने जो एग्जांपल लिया वो सेकंड बेस्ट होगा आपके हिसाब से, राइट। सेकंड बेस्ट होगा जिसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो सेकंड बेस्ट चीज जिसको आप सेक्रीफाइस कर देते हो उसे ही हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जो सेकंड बेस्ट चीज जो आप सैक्रिफाइस करो, अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी कि आपको क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकते हो आप, राइट, लेकिन आपने उसे सैक्रिफाइस कर दिया फॉर द बेस्ट यूज बुक खरीदने के लिए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। इसका और भी एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये देखो, राइट। चलिए, ठीक है। देखिए, इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड व्हेन मेकिंग अ चॉइस। जब आप एक चॉइस बनाते हो तो उसका जो नेक्स्ट बेस्ट, आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था कि यू हैव टू टेक द बुक्स, राइट। अब सेकंड क्या है कि यू हैव टू टेक द क्रिकेट ट्रेनिंग, राइट। तो आपने बुक्स डिसीजन लिया कि आप बुक्स खरीदोगे, तो आपने जो चीज सैक्रिफाइस की, जो सेकंड बेस्ट था आपके लिए, दैट इज क्रिकेट ट्रेनिंग, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी। वो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन वो आपने छोड़ दिया, राइट। इसीलिए इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे आपने छोड़ दिया, राइट। चलिए, दिखा भी हुआ है, आप देखिए कितने अच्छे से। चूजिंग वन इकोनॉमिक पाथ इनएविटेबली मींस सैक्रिफाइसिंग एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। आपने एक पाथ चुना, इसका मतलब दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपने सैक्रिफाइस कर दिया, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है जैसा मैंने दिया था। अगर आपके पास 100 रुपीज है वॉलेट में, मूवी टिकट भी 100 की है, मिनी पिज्जा भी 100 की, राइट। तो अगर आपने मूवी टिकट खरीद ली तो जो पिज्जा आपने सेक्रीफाइस किया है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, राइट। चलिए, ठीक है। चलिए, ये हम समझ चुके हैं 3 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट, हाउ इट टेक प्लेस। अब कुछ चीजें देखिए, होता क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। ठीक है, डिसीजंस क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो आपको बार बार ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आपके जो रिसोर्सेज आप लगाओगे कहाँ, राइट, आप लगाओगे कहाँ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सामना आपको बार बार करना पड़ता है, ठीक है। क्या कहाँ लगाओगे, कैसे लगाओगे, किसके लिए लगाओगे, ये सारे सवालों का आपको जवाब खोजना पड़ता है एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो एक इकोनॉमी जो है हमेशा 3 सवालों से घिरी होती है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हाट टू प्रोड्यूस। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो आप देख सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। सबसे पहला सवाल जो एक इकोनॉमी फेस करती है, सबसे पहला सवाल व्हाट टू प्रोड्यूस। हमारे पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं और हम बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, राइट। लेकिन थोड़े से रिसोर्सेज में सारी चीजें तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दुनिया में जितने गुड्स एंड सर्विसेज है सब तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम क्या क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, राइट। ये एक सवाल फेस करना पड़ता है एक इकोनॉमी को हमेशा, हर वक्त, राइट। थोड़े से रिसोर्सेस में हम क्या क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, राइट। देखिए, वह यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपके लिए ये मार्क में डाल देता हूँ। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग विच गुड्स टू क्रिएट एंड इन व्हाट एग्जैक्ट क्वांटिटीज। कौन से गुड्स हम क्रिएट करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज से, और जो हम गुड्स क्रिएट करने का डिसीजन बनाएंगे उसमें भी हम कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, राइट। कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में करना है लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, एंड इन व्हाट एग्जैक्ट क्वांटिटीज यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस इसको हम अभी और डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम्स में, राइट। लेकिन अभी फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक दिस, है ना। चलिए, सेकंड आपका जो सवाल है
वो है, देखिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि क्या क्या आपको बनाना है, क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, राइट। लेकिन आप प्रोड्यूस करोगे कैसे, है ना। ये भी एक सवाल इकोनॉमी को बहुत परेशान करता है, क्योंकि प्रोड्यूस करने के ना दो तरीके होते हैं। अगर आपको किसी चीज का उत्पादन करना है, कुछ भी बनाना है, कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं आपको, आपने अगर डिसाइड भी कर लिया है ना कि मुझे ये बनाना है, कि हाँ मुझे कॉटन बनाना है, या फिर मुझे जूट बनाना है, या फिर मुझे वेजिटेबल्स उगाने हैं, या फिर मुझे डॉक्टर की सर्विस देनी है, टीचर की सर्विस देनी है, राइट। आपने डिसाइड कर लिया, फिर भी आप उसको क्रिएट क्रिएट करोगे कैसे। जैसे आपको अगर कुछ प्रोड्यूस करना है, तो आप दो तरीके से प्रोड्यूस, आपको अगर आपको कपड़े की फैक्ट्री खोलनी है, आपको कपड़े बनाने हैं, राइट। तो उसे बनाने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप आदमी हायर कर लो, लेबर हायर कर लो, और वो लोग अपने हाथों का हाथ पैरों का इस्तेमाल करके दे विल मेक द थिंग्स, है ना, वो बना लेंगे। या तो आप मशीन खरीद के लाओ और मशीन से ही सब बनाओ, राइट। कुछ इंसान रख लो और मशीन से ही सब बनाओ, राइट। तो प्रोड्यूस करने के भी दो तरीके होते हैं। चलिए ये समझाते हैं आपको पहले। हाउ टू प्रोड्यूस, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, देखिए सीधी सी बात है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनाना है, अब कैसे बनाना है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लेबर हायर कर लो, लेबर हायर जो कि ह्यूमंस होते हैं फॉर द वेरी श्योर, राइट। या तो आप जो है मशीन्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। मशीन्स का इस्तेमाल करके उत्पादन कर लो, या लेबर्स को हायर करके कर लो, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी देश के लिए, कि हमें किस तरीके से उत्पादन करना है, हमें ह्यूमंस को हायर करना है या हम मशीन से काम कर ले, राइट। अब बहुत सारी कंट्रीज ह्यूमंस को हायर करती है, क्योंकि वो ह्यूमंस को एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, राइट। जहाँ पे सरकार का बहुत ज्यादा दबदबा होता है ना जिस इकोनॉमी में, वहां पर इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम ह्यूमंस को ही ज्यादा हायर करेंगे ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, राइट। और कुछ कुछ कंट्रीज जहाँ पर सरकार का इतना दबदबा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, राइट। वहां पर हम देखते हैं मशीन से ही ज्यादातर काम होता है, क्योंकि मशीन ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, राइट। एक बार आपने मशीन खरीद ली, उसको आप सालों साल तक चला रहे हो, और मशीन जल्दी काम करके भी देता है और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में काम करके देता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है हाउ टू प्रोड्यूस का, ये हर एक इकोनॉमी जरूर फेस करती है, राइट। अब देखिए एक चीज बस आपको बता देते हैं, ये जो लेबर हायर करने का जो प्रोसेस है ना, या लेबर हायर करने का जो यू नो तरीका है, या लेबर हायर करके आप जो प्रोडक्शन करते हो, इसे हम कहते हैं लेबर, जस्ट अ सेकेंड, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आप किसी इकोनॉमी में लेबर हायर करके प्रोडक्शन का सारा काम करवा रहे हो, इसका मतलब आप लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और अगर किसी इकोनॉमी में आप मशीन्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। आई होप आपको ये समझ आता है ना। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले साल की, और आई होप आपको ये क्लियर है, ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा, यू नो अपने सेंसेस लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, तो थिंग्स विल बी ओके, राइट, नॉट टफ। चलिए ये दो सवाल आई होप आपको समझ आ गए। अब तीसरा सवाल, फॉर whom, किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, हम जो प्रोडक्शन करेंगे, हम जो भी सामान बनाएंगे, जो भी सर्विसेज बनाएंगे, वो हम किन्हें बेचेंगे, राइट। किन्हें बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उन सामानों का, किन किन के पास पहुंचेगा, राइट। चलिए ये भी आपको समझाते हैं यहाँ पर क्लैरिटी के साथ, राइट। चलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें होता क्या है, इसके भी आप दो एस्पेक्ट्स, जैसे यहाँ पे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव के दो एस्पेक्ट्स हमने देखे, यहाँ पर भी आप दो एस्पेक्ट्स ले लो,
हाँ, सोशल वेलफेयर वर्सेस लग्जरी डिस्ट्रीब्यूशन। किसके जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो आप किनको बेचोगे? किनको बेचोगे इन द सेंस कि सोसाइटी के किस वर्ग को आप बेचोगे? अमीरों को सिर्फ बेचोगे या गरीबों के लिए भी उपलब्ध होगा या सबके लिए होगा? राइट, ये सवाल भी इकोनॉमिक्स को बहुत हद तक उलझाता है। राइट, ये सवाल भी हर इकोनॉमी में आता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं दो तरीके के एस्पेक्ट्स हमें नजर आते हैं। एक है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब हो गया कि हम जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इस तरीके से सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे इकोनॉमी के सभी लोगों की जरूरतें पूरी हो। राइट, जो भी सामान बन रहा है वो लोगों की जरूरतें पूरी करेगा और हर एक इंसान तक पहुंचेगा। राइट, और लग्जरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि जो भी सामान आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसे आप सिर्फ उन लोगों को बेच रहे हो या उन लोगों तक ही सिर्फ उसको अवेलेबल करा रहे हो जो उस सामान के लिए अच्छे पैसे देने को तैयार है। राइट, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब कंट्री इकोनॉमीज में होता क्या है, जो देश बहुत अमीर देश है जैसे अमेरिका, यूके वगैरह, राइट, यहाँ पर हम देखते हैं लग्जरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक होता है। राइट, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए या कोई भी गुड्स खरीदने हैं तो आपके पास उसके पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास उसके पैसे नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाएगी। राइट, अगर आपको अमेरिका में किसी डॉक्टर को भी दिखाने के लिए जाना है और अगर आपके पास उसके पैसे नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक दैट सर्विस, आप वो सर्विस नहीं ले पाओगे, है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये दोनों चीजें होती है बैलेंस के साथ, है ना। इंडिया में हमारी जो सरकार होती है वो सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देती है और जो प्राइवेट सेक्टर्स है हम देखते हैं कि वो लग्जरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। राइट, प्राइवेट सेक्टर सामान ही उस तरीके के बनाता है जहां से पैसे ज्यादा निकल पाए। राइट, और गवर्नमेंट उस तरीके से प्रोडक्शन करता है जहां पर हर एक इंसान, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंसान है, जितने लोग काम कर रहे हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो और हर एक इंसान के पास सामान पहुंचे। राइट, ठीक है, आई होप आप समझ गए। राइट, अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम और देखेंगे जिससे हम इन सवालों को कनेक्ट करेंगे। राइट, चलिए। हाँ, आई होप आपको समझ आ गया। एक बार देख लीजिए नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब डिसाइडिंग विच गुड्स टू क्रिएट। आप क्या प्रोड्यूस करोगे, कितनी क्वांटिटी में करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। राइट, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब चूजिंग द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और लेबर या कैपिटल ब्लेंड टू मेक दोज गुड्स, है ना। चलिए, फॉर हुम का मतलब होता है डिटरमाइनिंग हाउ द एक्यूमुलेटेड नेशनल आउटपुट। आपने जो भी बनाया इकोनॉमी के अंदर, जो भी प्रोड्यूस किया, उसको सिटीजन्स के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो। राइट, तो ये कुछ सवाल है जो इकोनॉमी हमेशा फेस करती है और अलग अलग देश की इकोनॉमी अलग अलग तरीके से इन सवालों के जवाब ढूंढती है और डिसीजन बनाती है। राइट, चलिए, एक सवाल मेरी तरफ से, एक सवाल कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने देखा, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? राइट, ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? ये प्रॉब्लम आती इसलिए है, सीधी सी बात है, क्योंकि ह्यूमन के वांट्स बहुत सारे हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड अगर नहीं होते तो आपको जितनी भी चीजें बनानी है आप बना लेते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन ही नहीं आता। ठीक है, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते तो हर इंसान के पास पैसे होते। राइट, तो ये लेबर कैपिटल वाला क्वेश्चन आपको लाना ही नहीं था फिर। राइट, रिसोर्सेज लिमिटेड होते तो फॉर होम वाली चीज आपको सोचने की जरूरत ही नहीं थी। राइट, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, सभी की तरफ से आपके पास पैसे आते। राइट, चलिए। हाँ, देखिए, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है सारी चीजों को लेकर के। राइट, ये मैंने समझा दिया है आपको, सो विल हम इतना ज्यादा इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए। हाउ टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव देख लिया हमने। फॉर होम ये भी देख लिया है ना, कैसे करनी है चीजें। चलिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, चलिए, इसके लिए आपको डॉक्स पर ले जाने की जरूरत पड़ेगी हमें। जस्ट अ सेकंड। कर्व भी कहते हैं इसे, है ना, बिकॉज हम मैं फिगर दिखाऊंगा आपको अभी इसका, फॉर द वेरी श्योर। राइट,
कर्व को रहने देते हैं, पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात, देखिए पहले आप वर्ड को देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन मतलब आप जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, और पॉसिबिलिटी का मतलब है किस हद तक आप सामान प्रोड्यूस कर सकते हो, कितना कितना कितना, मतलब एट दी वेरी बेस्ट आप कितना, आपका पोटेंशियल कितना है, किस पोटेंशियल पे आप सामान प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ ज्यादा से ज्यादा आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। ये इसका मतलब हुआ। इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेकर के चलते हैं, कुछ कुछ चीजें मान करके चलते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले तो अजम्पशन इसका यही होगा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं है तब तो पॉसिबिलिटी कितनी भी हो सकती है, राइट। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तब तो आप कितना भी प्रोड्यूस कर लो। रिसोर्सेज लिमिटेड होता है तभी ना एक स्पेसिफिक पॉसिबिलिटी हमें दिखती है, राइट। राइट, एक हद तक ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो कोई हद ही नहीं होती, राइट। तो सीधी सी बात है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आप जब भी कोई अजम्पशन पढ़े या कुछ भी पढ़े इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसके पीछे का रीजन जरूर जानिए, राइट। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है उसके वजह से ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तब तो आप कितना भी प्रोडक्शन कर देते, राइट। रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी आप एक हद तक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, अनलिमिटेड होता है तो कोई हद ही नहीं होती, राइट। चलिए, उसके बाद हम ये एक और चीज हम अज्यूम करके चलते हैं, जो हम इकोनॉमिक्स में हमेशा अज्यूम करते हैं कि रिसोर्सेज आर फुली एंड efficiently यूटिलाइज। रिसोर्सेज को आपने फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। फुली मतलब जितने आपके पास रिसोर्सेज थे आपने सब लगा दिया प्रोडक्शन में, राइट। और एफिशिएंटली का मतलब हो गया कि आपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया है, ठीक है। उससे बेस्ट यूज वो रिसोर्स का हो ही नहीं सकता है, राइट। आपने जो यूज किया वो बेस्ट है, उससे बेस्ट यूज उस रिसोर्स का हो ही नहीं सकता है, राइट। चलिए, एक और हम कॉन्सेप्ट को हम अजम्पशन मान के चलते हैं, एक और चीज को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के टाइम पे वो कांस्टेंट, कांस्टेंट इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया। अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और सडनली कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो आपके प्रोडक्शन की हद को बढ़ा सकती है, राइट। या अगर टेक्नोलॉजी खराब हो जाए तो वो आपकी प्रोडक्शन की जो हद है उसको कम कर सकती है, राइट। तो वैसा ना हो, जो हद है वो मेंटेन रहे, जो लिमिट है वो मेंटेन रहे, जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, राइट। तो ये तीन चीजें हम मान के चलते हैं। एक और चीज हम मान करके चलते हैं कि ये हम अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चलते हैं कि ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट टाइम। एक टाइम में सिर्फ दो ही गुड प्रोड्यूस हुए हैं, राइट। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पढ़ते वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। और जो जो रिसोर्सेज है हमारे पास लिमिटेड, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम दोनों में डिप्लॉय कर रहे हैं, राइट। मतलब जो हमारे पास एक बंच ऑफ रिसोर्सेज है, उस बंच ऑफ रिसोर्सेज को ही हम यूज कर रहे हैं दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। चलिए, आई होप आप ये समझ गए, ठीक है। तो ये चार चीजें हम मान करके चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए, है ना। चलिए, अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अजम्पशंस हमने देख लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब ये है द हाईएस्ट पोटेंशियल, द हाईएस्ट हद, उस हद तक, द हाईएस्ट पोटेंशियल एक हद जहां पर व्हेन टू गुड्स आर प्रोड्यूस टुगेदर, जब दो गुड्स को आप साथ में प्रोड्यूस करते हो,
जब टू गुड्स को आप साथ में प्रोड्यूस करते हो ऊपर दिए हुए सारे अजम्पशंस को मान करके, राइट, तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन, जिस हाईएस्ट हद तक आप प्रोडक्शन करते हो उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और इस हाईएस्ट पोटेंशियल को जब हम ग्राफ या कर्व में दिखाते हैं तो उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह देते हैं, राइट। शॉर्ट में हम इसे पीपीसी कह देते हैं, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर पीपीएफ कह देते हैं, राइट। या फिर इसके दूसरे भी नाम है जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं इसे, राइट। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ग्राफ क्यों कहते हैं वो समझ आ गया, राइट। वो कर्व ग्राफ आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू, ठीक है, जस्ट, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए, अ कर्व शोइंग ऑल मैक्सिमम अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इफिशिएंटली। हाँ, हम वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं। कॉम्बिनेशंस इन द सेंस, देखिए इसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन। जब आपने जीरो कॉर्न प्रोड्यूस किया, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स बन रहे हैं, कॉर्न और कॉटन, है। तो जब जीरो कॉर्न्स हमने प्रोड्यूस किए तो 10 कॉटन बने। जब एक कॉर्न हमने प्रोड्यूस किया तो कॉटन की संख्या घट के 9 टन्स हो गई, राइट। यानी कि 1 टन कॉटन हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा, राइट। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता है। जब आपका कॉर्न जीरो है तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 टन्स ऑफ कॉटन ही उगा सकते हो, राइट, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जब आपके पास 9 टन्स ऑफ कॉटन है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 टन ऑफ कॉर्न ही उगा सकते हो, राइट, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कॉर्न और कॉटन, राइट। और उसी हिसाब से हम देखते हैं कि चीजें चलती हैं, और उसी हद तक इकोनॉमी चलती है। अगर जीरो है तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 टन्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो। नीचे भी आप देखो, अगर आपने 4 टन्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस किए हैं तो आप एक भी टन्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, है ना, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द वर्ष। अगर रिसोर्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है, टेक्नोलॉजी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ जाता है, तो ये जो हद है, ये जो पोटेंशियल है, ये भी चेंज हो सकता है, राइट। ये हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए आपको ग्राफ दिखा देते हैं, ये देखिए। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्काई ब्लू कलर की लाइन आप दिख रहे हो, ये हद बता रही है। वो जो अजम्पशंस हमने देखे थे ना, उस अजम्पशंस को अगर हम मानकर चले तो एक इकोनॉमी दो गुड्स के साथ सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन कर सकती है जितना इस कर्व पे इस कर्व के पॉइंट्स पे दिखाया जा रहा है। कर्व के पॉइंट्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये जो है ना, ये जो कर्व है, इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट। बहुत सारे इस कर्व पे मतलब उस कर्व की जो लाइन है, सिर्फ उस लाइन पे, जैसे ये वाला एक पॉइंट होगा, राइट, फिर उससे आगे ये वाला एक पॉइंट होगा, राइट। पॉइंट इन द सेंस कि वो जो लाइन, वो जो ऐसे ढल रहा है, वो जो कर्व, राइट, उस कर्व पे, उस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। वो पॉइंट्स जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं। कॉम्बिनेशंस इन द सेंस, बताता हूँ आपको, एक मिनट। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाले, ये सारे जो आप देखे, 0 टन्स ऑफ कॉर्न है तो 10 टन्स ऑफ कॉटन, 1 टन कॉर्न है तो 9 टन्स ऑफ कॉटन, राइट। ये सारे कॉम्बिनेशन है। इन सभी कॉम्बिनेशंस को, जस्ट अ सेकेंड, इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम जो है इस कर्व पे दिखाते हैं, राइट। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हाईएस्ट पोटेंशियल बताते हैं कि इकोनॉमी का, जब दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो, राइट। चलिए, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, है ना। अब आपको कुछ और चीजें बताते हैं। देखिए,
अब आप एक चीज इस शेड्यूल, ये जो टेबल बना हुआ है, इस पे एक चीज आप नोटिस करोगे। देखो, बहुत इजी है नोटिस करना। जैसे जैसे कॉर्न की संख्या हम देखते हैं बढ़ती जा रही है, राइट, जैसे जैसे कॉर्न की संख्या बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं कॉटन की संख्या जो है वो घटती जा रही है, राइट। 0 से 1 हुआ कॉर्न तो 10 से 9 हो गया कॉटन, 1 से 2 हुआ तो 9 से 7 हो गया, राइट। घटती जा रही है, कॉर्न की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉटन की संख्या घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? सीधी सी बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। हमारे पास एक बंच ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हम कॉर्न ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉर्न में कॉर्न का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं, राइट। कॉटन से हटा के हम वहां रिसोर्सेज डाल रहे हैं। कॉटन में जो रिसोर्सेज लग रहे थे, वहां से रिसोर्सेज हटा के हम कॉर्न की प्रोडक्शन पे डाल दे रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे कॉर्न की प्रोडक्शन रही है, कॉटन की प्रोडक्शन कम होते जा रही है, राइट। क्योंकि हम एक बंच ऑफ रिसोर्सेज, वो बंच ऑफ रिसोर्सेज है, उसी समय कॉटन भी उगाना है, कॉर्न भी उगाना है, राइट। तो अगर आप कॉर्न को बढ़ाते जाओगे तो ऑफकोर्स कॉटन घटते ही जाएगा। दैट इज अ नॉर्मल बेसिक सेंस, कॉमन सेंस वाली चीज, राइट। अब एक चीज आपको मालूम होगी फॉर द वेरी श्योर, कि जब आप कोई ऐसे ग्राफ बनाते हो, राइट, कोई भी आप ग्राफ बनाते हो, जस्ट कोई भी आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी दो चीजों में ऐसा रिलेशन होता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट रही है, इसको कौन सा रिलेशन कहते हैं? इनवर्स रिलेशन। जब एक चीज बढ़ती है और उसके साथ दूसरी चीज घट जाती है, कॉर्न के बढ़ने से कॉटन का प्रोडक्शन अगर घट रहा है, तो इसका मतलब कॉर्न और कॉटन के प्रोडक्शन में इनवर्स रिलेशन है। और जब भी हम इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। जो लाइन होती है, कर्व की लाइन होती है, वो ऊपर से नीचे आ रही होती है, राइट। और यही सेम चीज हम यहाँ पर इस पीपीसी कर्व के साथ भी होते हुए देख रहे हैं। देखिए, ये ऊपर से नीचे आ रही है, राइट। अब देखो, यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, राइट, ऊपर से नीचे आ रही है, राइट। आई होप आप समझ गए ऊपर से नीचे क्यों आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं प्रोडक्शन जो हो रहा है दोनों गुड्स के बीच में, उनके प्रोडक्शन है, एक की प्रोडक्शन अगर बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, राइट। आप देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस पे कॉर्न लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने कॉटन लिया हुआ है, राइट। अब कॉटन को हमने वाई एक्सिस पे इसलिए लिया है क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं इन द सेंस की कमी आ रही है, राइट। पहले 10 था, अब 9 हो गया, फिर 7 हो गया, 4 हो गया, घटते जा रहे हैं। तो जब भी आप पीपीसी बना रहे हैं ना, तो जिस गुड का प्रोडक्शन कम होते जा रहा होगा, आप उसे ही हम देखते हैं वाई एक्सिस पे लेंगे, और जिसका बढ़ते जा रहा होगा उसे एक्सिस लेंगे, राइट। ठीक है। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरे का घट रहा है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम देखते हैं पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया। चलिए एक और चीज आपको समझाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। पीपीसी, वो जो लाइन बनी हुई है स्काई ब्लू कलर की, आप सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, राइट। उसके अंदर बाहर की चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पीपीसी की वो जो लाइन है वो पोटेंशियल ये दिखाता है हमेशा, है ना, किस हद तक आप प्रोडक्शन कर सकते हो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। चलिए, हाँ, देखिए, एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे जब ये 0 से 1 हुआ, इसका मतलब कॉर्न में हम देखते हैं +1 हो गया, राइट। पहले 0 था कॉर्न, अब 1 बढ़ गया। अब जब कॉर्न 0 से 1 हुआ तो कॉटन जो है वो 10 से 9 हो गया। चलिए, इसको जो है मैं आपको डॉक्स पे समझा देता हूँ। हम देखते हैं कॉर्न, कॉर्न पहले 0 था, हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, राइट, ऐसे ही था। और वो था 10 9 7 4 0, ठीक है। ये है 10
जस्ट सेकेंड, 10, 9, फिर उसके बाद ये हो गया था 7, फिर हो गया ये 4, फिर हो गया ये 0, राइट। चलिए अब देखिए, यहाँ से यहाँ 0 से जब ये 1 हुआ तो यहाँ पर हम देखते हैं +1 हुआ, राइट। +1 हुआ इन द सेंस कि पहले ये 0 था, अब एक बढ़ गया तो +1 हुआ, फॉर द वेरी श्योर, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे, जब ये 1 से 2 हुआ तो 1 से 2 हुआ तो ऑफ कोर्स ये भी +1 हुआ, राइट। यहाँ पे भी हम देखते हैं +1 हुआ, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि +1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ तो +1 होते जा रहे हैं, ठीक है। आप एक एक टन बढ़ाते जा रहे हो कॉर्न के प्रोडक्शन को, लेकिन जो कॉटन का प्रोडक्शन है आप देखो, वो उसके घटने की, वो देखो उसके घटने का रेट देखो। यहाँ पर तो एक एक टन से आपने कॉर्न बढ़ाया, राइट, कॉर्न की प्रोडक्शन एक एक टन से बढ़ाई। यहाँ देखो, यहाँ जब आपने 0 से 1 किया कॉर्न की प्रोडक्शन को, तो जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो 10 से 9 हो गई, यानी कि -1, ठीक है। अब नीचे देखो, फिर से आपने कॉटन कॉर्न को 1 टन इंक्रीज किया उसकी प्रोडक्शन को, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं, वो जो उसकी जो हम देखते हैं कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो -2, 2 टन से कम हो गई। फिर हम देखते हैं 3 टन से कम हो गई, राइट। और फाइनली वो 0 हो गई, 0 हो गई मतलब इन द सेंस 4 टन से कम हो गई, राइट। अब कॉर्न में तो आप जो है +1 +1 +1 +1 किए जा रहे हो, राइट। लेकिन कॉटन में आप देखते हैं पहले -1 हुआ, फिर -2 -3 -4, वहां पर आप +1 किए जा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्रेसिवली बढ़ता कैसे जा रहा है, राइट। +1 हुआ तो यहाँ -1 हो गया, फिर +1 हुआ तो यहाँ -2 हो गया, फिर +1 हुआ तो यहाँ -3 हो गया, फिर +1 हुआ तो यहाँ -4 हो गया। ये कॉटन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से कैसे घट रहा है, राइट। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर 10 टन्स ऑफ कॉटन आप प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट। 10 टन्स ऑफ कॉटन आप प्रोड्यूस कर रहे थे, और इस स्टेज पे आप यहाँ पर 0 टन्स ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पर जब आपने कॉर्न की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहा, तो कॉर्न की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो ऑफ कोर्स आप कॉटन की प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें से कुछ रिसोर्स निकाल कर कॉर्न की प्रोडक्शन में डालने होंगे, राइट। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड बंच ऑफ रिसोर्सेज, उसी से सब करना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जब 0 से आपने 1 किया तो कॉटन की प्रोडक्शन 1 टन कम हो गई, फिर 2 टन कम हो गई, 3 टन कम हो गई, 4 टन कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि जो रिसोर्सेस है, जो रिसोर्स जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो जितने अच्छे से कॉटन बना सकता है, जितने अच्छे से कॉटन बना सकता है वो रिसोर्स, उतने अच्छे से वो कॉर्न नहीं बना सकता, राइट। इसीलिए जैसे जैसे आप कॉटन कॉर्न की प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज जो है कॉटन से निकालने पड़ रहे हैं। मतलब कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो आपको कम करनी पड़ रही है, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप जो है रिसोर्सेज यहाँ से निकालते जा रहे हो 1 टन एक्स्ट्रा कॉर्न बनाने के लिए, तो देखिए जो आपके रिसोर्सेज है वो जितने अच्छे से कॉटन बना सकते हैं उतने अच्छे से कॉर्न को तो बना नहीं सकते। तो इसका मतलब आपको 1 टन एक्स्ट्रा कॉर्न निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ जमा करने पड़ेंगे, ताकि एक कॉर्न ज्यादा बने, 1 टन कॉर्न ज्यादा बने। अब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आप यहाँ पे जमा करते जाओगे कॉर्न की प्रोडक्शन के लिए, तो कॉटन की प्रोडक्शन तो प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन ही होते जाएगी। पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 -4, राइट। दिस इज द थिंग, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द रिसोर्स इज नॉट, समझिए इस बात को, equally efficient in producing both the goods। जितने अच्छे से वो कॉटन बना रहा था उतने अच्छे से वो कॉर्न नहीं बना सकता है, राइट, राइट।
तो अगर आपको 1 टन एक्स्ट्रा कॉर्न बनानी है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ताकि ठीक से बने, राइट? तो उसके लिए आपको कॉटन से ज़्यादा रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप निकालते जाओगे तो प्रोग्रेसिवली कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती जाएगी, राइट? चलिए, अब देखिए, अब ये जो हम देखते हैं कॉटन की प्रोडक्शन और कॉर्न की प्रोडक्शन का हमने जो सिनेरियो देखा और इसमें हम देखते हैं कि 1 टन एक्स्ट्रा कॉटन बनाने के लिए आपको इतना लॉस हुआ आपके कॉटन के प्रोडक्शन का। इस लॉस को हम एक रेशियो से दिखाते हैं, राइट? एक रेशियो होता है जिसमें हम करते क्या है, लॉस ऑफ वाई। वाई इन द सेंस वाई एक्सिस में हम किसको लेते हैं, लॉस ऑफ वाई एक्सिस लिख देता हूँ। वाई एक्सिस में हम किसको लेते हैं, जिसमें लॉस हो रहा होता है, राइट? तो लॉस हम देख रहे हैं यहाँ कॉटन में हो रहा है, कॉटन की प्रोडक्शन डिक्लाइन होते जा रही है, राइट? डिवाइडेड बाय गेन इन वाई एक्सिस, गेन इन वाई एक्सिस। जितना भी लॉस हुआ हमें एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और जितना भी गेन हुआ हमें, सॉरी, जितना भी गेन हुआ हमें एक्स एक्सिस पे, राइट? इसका हम पूरा एक रेशियो निकाल देते हैं, राइट? और इस रेशियो को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए। मार्जिनल का हमेशा मतलब होता है एक एक्स्ट्रा, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपको मालूम है किसी चीज को सैक्रिफाइस जब आप करते हो तो उसकी कॉस्ट। जैसे यहाँ पर आप कॉर्न को प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन को सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट? चलिए, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम स्टेजेस में निकालते हैं, राइट? जैसे ये जब आप प्रोडक्शन के फेजेस को देखोगे तो जी ये जो 0 टन्स और 10 टन्स वाला जो सिनेरियो है जहाँ पर 0 टन्स ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस हुए हैं और 10 टन्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस हुए हैं, ये प्रोडक्शन का सबसे शुरुआत का स्टेज है, राइट? तो इसे हम स्टेज 1 कह देते हैं। उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम इन सभी को इसको स्टेज 2, फिर स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ऐसे कह देंगे, राइट? यहाँ पे स्टेज 5 हो जाएगा, ठीक है? तो हर एक स्टेज पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देखते हैं हर एक स्टेज के साथ इंक्रीज करते रहती है, राइट? जैसे अगर मैं स्टेज 2 में अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूं, ठीक है, आफ्टर दिस विल एंड द सेशन फॉर द वेरी श्योर, है ना? चलिए, हाँ, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एमओसी भी कह सकते हो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, एट स्टेज 2। स्टेज 2 मतलब कि यहाँ पर, है ना, ये सेकेंड स्टेज पे। अब सभी को मैं एक बार पॉइंट आउट कर ही देता हूँ, राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S3, S4 और S5 तो हमने दिया हुआ है, ठीक है? तो S2 यानी स्टेज 2 पे, ठीक है? स्टेज 2 पे आप देखो लॉस कितना हुआ है। लॉस हुआ है आपके कॉटन का, हम देखते हैं -1, ठीक है? और गेन हम देखते हैं आप, देखिए लॉस अगर पहले से यहाँ लॉस लिखा हुआ है ना तो आपको माइनस डालने की जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पर आप सिर्फ 1 लिखो, बाय आप लिखो गेन कितना हुआ है, हम देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए -1 हुआ है स्टेज 2 पे और +1 हुआ है यहाँ कॉर्न की प्रोडक्शन पे, राइट? -1 हुआ है लॉस में और गेन हुआ है यहाँ पर 1, ठीक है? तो 1/1 विल गिव यू 1। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, एमओसी हम निकालते हैं, लॉस को हम डिवाइड कर देते हैं गेन से, राइट? तो लॉस हमें स्टेज 2 में हुआ था -1, आप यहाँ देख सकते हो, और गेन हमें हुआ था +1 का, तो उसका तो वो हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1, ठीक है? अब एमओसी एट स्टेज 3 अगर हम निकाले तो स्टेज 3 में आप यहाँ देखो, स्टेज 3 में हम देखते हैं हमें लॉस हुआ है 2 का और गेन हुआ है 1 का, विच इक्वल्स टू 2, ठीक है? वैसे ही अगर आप स्टेज 4 में भी अगर आप देखोगे तो हमें लॉस हुआ है 3 का और गेन हुआ है 1 का, सो दिस विल बी 3। तो आप देखते जा रहे हो जैसे ही जैसे स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं एमओसी भी बढ़ता जा रहा है, राइट? स्टेज 2 में हम देखते हैं कि एमओसी 1 था, स्टेज 3 में फिर 2 हो गया, स्टेज 4 में 3 हो गया। स्टेज 5 का भी अगर आप निकालोगे, स्टेज 5 का आप देखोगे 4/1 बढ़ के वो 4 हो गया, ठीक है?
तो जैसे जैसे प्रोडक्शन के स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट, आप और ज्यादा यहाँ कॉटन से रिसोर्सेज निकाल कर कॉर्न पे डालते जा रहे हो, राइट। तो आपकी जो एमओसी है वो बढ़ते जा रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, राइट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने की वजह से आपका जो पीपीसी कर्व रहता है, राइट, या मैं इसे पीपी कर्व लिख दूं, वो हमेशा कॉनकेव रहता है। कॉनकेव मतलब इस साइज का, मैं दिखाता हूँ आपको, आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, यू कैन सी हियर, कॉनकेव साइज का है, राइट। कॉनकेव साइज नहीं, मतलब कॉनकेव शेप का है। कॉनकेव शेप हमेशा हम देखते हैं, जस्ट कॉनकेव शेप हम देखते हैं हमेशा ऐसे होता है, राइट, ऐसे ऐसे गिर रहा होता है, ठीक है। कुछ और भी शेप्स होते हैं जैसे कि कॉन्वेक्स, वो ऐसे रहता है, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि जो पीपीसी कर्व है वो हमेशा आप देखेंगे कि कॉनकेव ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एमओसी इंक्रीज कर रहा है, राइट, फॉर दैट रीजन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ओके। तो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पीपीएफ एंड देन वी विल एंड दिस सेशन, है ना। देखिए, ये आपको पीपीएफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पीपीएफ की जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये जो हम देखते हैं कि कॉनकेव कर्व है, इस कर्व के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कर्व के अंदर नहीं, कर्व पे। ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट। जैसे मैं आपको अगर एक लाइन दिखा दूं, लाइक दिस टूथब्रश, ये एक लाइन है। अब इस लाइन के इसी में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट, इसी में, इसके अंदर बाहर कुछ नहीं, इसी में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो उस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो ये दिखाते हैं, देखिए लिखा भी हुआ है, पॉइंट्स ऑन द फ्रंट टायर, वो ये बताते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, राइट। हम यही अज्यूम करके भी चलते हैं कि जो आपके पीपीसी कर्व जब आप बनाते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हो, तो आप ये अज्यूम करके चलते हो कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं उसका, ठीक है। अगर जो आपका पॉइंट है वो अगर पीपीसी के अंदर है या पीपीएफ के अंदर है, अंदर इन द सेंस मैं अभी बताता हूँ आपको, जस्ट अंदर मतलब आप देखो जो स्पेस वहां ये वाला नहीं, हाँ देखो ये वाला जो स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस जो कर्व के अंदर है, राइट, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला जो स्पेस जो कर्व के अंदर है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट अगर आपको दिख जाता है ना, जो आप देख भी सकते हो, यहाँ पर बना भी हुआ है, राइट, ये देख सकते हो आप, जो जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है, ये इनअफिशिएंट जो लिखा हुआ है, राइट, ये जो पॉइंट है, पीपीसी के अंदर का जो अगर पॉइंट आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाना कि रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली नहीं यूज किया जा रहा है, राइट। या तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, राइट, या तो आप रिसोर्सेज को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या तो आप फुल्ली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो या इफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, राइट। सारे रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, या अगर कर भी रहे हो तो उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, बेस्ट यूज नहीं कर रहे हो, राइट। और अगर कोई पॉइंट अगर आपको पीपीसी कर्व के बाहर यहाँ वहाँ यहाँ कहीं दिख जाए, पीपीसी कर्व के बाहर कहीं भी, यहाँ जो अनअटेनेबल लिखा हुआ है वहां दिख जाए, राइट, तो समझ जाना कि ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शा रहा है जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है इन द सेंस कि अभी जो रिसोर्सेज है, अभी जो टेक्नोलॉजी है, उसने एक हद साबित कर दी है, और ये जो पॉइंट है ये उस हद के बाहर की चीज दिखा रहा है जो हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ नहीं अटेन कर सकते, राइट। हम उस पॉइंट पे अपनी प्रोडक्शन को नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी हद ही इतनी है, और वो जो पॉइंट है वो हद के बाहर है। अगर हमें हद के बाहर पहुंचना है तो हमें अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को चेंज करना होगा, राइट। गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ हम उस पॉइंट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो वो एक हम उसे अनअटेनेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ हम उस पॉइंट को अटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए, रिप्रेजेंट अनअटेनेबल चॉइस अंडर करेंट फैक्टर्स। अभी जो फैक्टर्स और टेक है, फैक्टर्स इन द सेंस कि अभी जो आपके पास रिसोर्सेज है या अभी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें आप उस पॉइंट तक अपनी प्रोडक्शन को नहीं ले जा सकते, राइट। उतना पोटेंशियल ही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, जस्ट सेकंड, मैं हमने ये जो है ये लास्ट टॉपिक कवर कर लिया है इसका, राइट। हमारे और भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं जैसे कि मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, इसे हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके साथ कनेक्ट करके भी पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या होता है, राइट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सब बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, राइट। मैक्रो भी समझेंगे, उनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो पहली यूनिट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो खत्म हो जाएगी, राइट। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, राइट। चलिए, आई होप एंड with this I end the session for the very sure. I hope आपको चीजें over है. So that's it from my side, and thank you very much. Thank you. I hope I know it has been a long session, but it was very fruitful. Thank you so much. Thank you so much, sir, for explaining with such an examples. The way you teach makes the concept clear. Any feedback for the sir? No, I think we will get feedback from our audience only, but whatever we have done, that is what we can do at our best, just like the PPC curve we discussed. But yeah, it's all great, and we'll continue to do. All right. Thank you so much, sir, for taking an amazing